जय हिंद दोस्तों, मैं सुमित भगत क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वर्ग 10 का पॉलिटिकल साइंस, जिसको हम लोग लोकतांत्रिक राजनीति कहते हैं। और उसमें भी आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 3, जो कि है लोकतंत्र एवं प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। तो रोज की तरह आज की भी क्लास हम लोग एक छोटी सी कविता के साथ करेंगे, जो इस प्रकार है। आंधियों की जिद है जहां बिजली गिराने की, आंधियों को जिद है जहां बिजली गिराने की, मुझे भी जिद है वहीं आशियाना बनाने की। हिम्मत भी है और हौसले भी बुलंद है, हिम्मत भी है हौसले भी बुलंद है। खड़ा हूं अभी गिरा नहीं हूं, अभी जंग बाकी है और मैं हारा नहीं हूं। और जैसे कि आप देख रहे हैं, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लोकतंत्र के प्रतिस्पर्धा और संघर्ष के बारे में। तो मैं आप लोगों को बता दूं, लोकतंत्र के संघर्ष के लिए बहुत सारे देशों को बहुत सारी संघर्ष करनी पड़ी। इसका एग्जाम्पल आप पोलैंड ले सकते हैं, चिली ले सकते हैं, अमेरिका ले सकते हैं, ब्रिटेन ले सकते हैं, यहाँ तक कि सऊदी अरबिया ले सकते हैं, बांग्लादेश ले सकते हैं। बहुत सारे देश हैं जिसको लोकतंत्र, अपने देश में लोकतंत्र तांत्रिक व्यवस्था लाने के लिए क्या करना पड़ा, बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ा, तरह तरह का संघर्ष करना पड़ा। और उसके बाद जो है हर एक देश में लोकतंत्र स्थापित हुआ। तो लोकतंत्र एवं प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष में, लोकतंत्र के प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि बिहार में क्या क्या हुआ था। बिहार का छात्र आंदोलन के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं, बिहार में छात्र आंदोलन, बिहार का छात्र आंदोलन मैं आप लोगों को बता दूं, बिहार में जो ये छात्र आंदोलन किया गया था वो 1971 ईस्वी का है। 1971 में हमारे देश में क्या हुआ, उसके बारे में पहले हम लोग देखेंगे कि बिहार में जो छात्र आंदोलन किया गया, क्यों किया गया और किस लिए किया गया। तो मैं बता दूं, भारत में प्रथम आम चुनाव भी 1971 में हुआ। और 1971 में जो आम चुनाव हुआ, इसमें कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिली और केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी और इंदिरा गांधी को देश का प्रधानमंत्री बना दिया गया। 1972-73 ईस्वी आते आते हमारे देश की, भारत की आर्थिक दशा जो है, आर्थिक और सामाजिक, और कहने का मतलब क्या, भारत की अर्थव्यवस्था पूरा तरीका से लड़खड़ा गई। भारत का अर्थव्यवस्था लड़खड़ाने का कारण क्या था कि बांग्लादेश से आए हुए शरणार्थी, बांग्लादेश से बहुत ज्यादा मात्रा में क्या हुए थे, शरणार्थी आए हुए थे, जिसके कारण हमारे देश की जो आर्थिक व्यवस्था थी वो पूरा तरीका से खराब हो गई। बांग्लादेश की स्थापना के बाद और क्या हुआ कि अमेरिका भी भारत पे दबाव डालना स्टार्ट कर दिया। अमेरिका ने क्या किया कि भारत की किसी भी प्रकार की सहायता पे पूरा तरीका से क्या कर दिया था, प्रतिबंध लगा दिए। अब अमेरिका भी भारत के साथ खड़ा नहीं था और यहाँ तक कि जो भी सहायता भारत को दी जाती थी अमेरिका की तरफ से, उस पर भी पूरा तरीका से अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया गया था। और 1972, उसके एक साल के बाद 1972 और 73 ईस्वी आते आते क्या हुआ था हमारे देश में कि एक क्या हुआ था ना, कि देश की आर्थिक स्थिति असंतुलित हो गई थी। किस प्रकार असंतुलित हो गई थी, तो 1973 ईस्वी में मानसून की असफलता। कहने का मतलब क्या है, भारत कृषि प्रधान देश था और 1973 में मानसून क्या रहा था, भारत का बिल्कुल खराब रहा था, काफी सूखा पड़ गया था। सूखा पड़ने से क्या हुआ था, कृषि की पैदावार जो थी वो पूरा तरीका से घट गई थी। और इसके साथ साथ क्या हुआ था कि कच्चे तेलों की कीमत में अप्रत्याय वृद्धि हुई थी। अप्रत्याय कहने का मतलब है काफी ज्यादा वृद्धि कर देना। इन सब स्थिति से क्या हुआ था कि देश की जनता नाखुश थी, देश का जो भी अर्थव्यवस्था था पूरा तरीका से पटरी पे से उतर गया था। अब भारत कृषि प्रधान देश है, अब यहाँ की मानसून ही खराब था, मानसून की कमी के कारण यहाँ पे जो होता है कृषि पूरा तरीका से खराब हो चुकी थी। जो भी उत्पादन दर था देश का, वो उत्पादन दर बिल्कुल घट करके नीचे आ चुका था। अब देश में एक तरीका से हम बोल सकते हैं कि अकाली छा गया था। और देश में अकाली छाने के बाद क्या हुआ था कि यहाँ पे क्या हुआ था कि बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। कहने का मतलब है, इस आंदोलन में क्या किया था, इस आंदोलन में क्या हुआ था कि बेरोजगारी बढ़ने के बाद बिहार के कुछ छात्रों ने एक संगठन बनाया और संगठन बनाने के बाद सरकार के विरुद्ध एक आंदोलन छेड़ दिया। इस आंदोलन की सबसे खास बात क्या थी कि इस आंदोलन का नेतृत्व बल्कि कोई और नहीं, हमारे देश के एक महान व्यक्ति, जिनके बारे में जितना बोला जाए उतना कम है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण कर रहे थे। लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में एक आंदोलन किया गया। जो आंदोलन किया गया, इस आंदोलन का उद्देश्य क्या था, कहने का मतलब है छात्र और आम जनता दोनों मिल करके यह आंदोलन कर रहे थे। इस आंदोलन का उद्देश्य क्या था कि कहने का मतलब क्या, देश में जो भ्रष्टाचारी है, देश में जो महंगाई है, देश में जो बेरोजगारी है, उसे कम करना, उसे खत्म करना।
और बिहार के छात्रों की मांग क्या थी कि बिहार की सरकार क्या करे, इस्तीफा दे, बिहार की सरकार इस्तीफा दे। और लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में यह आंदोलन हो रहा था। तो इसकी खासियत क्या थी कि बिहार के साथ साथ गुजरात, बंगाल के छात्र ने भी अपना सहयोग देना स्टार्ट कर दिया और इस प्रकार का सहयोग दिया कि यह आंदोलन छात्र आंदोलन से बदल करके संपूर्ण क्रांति बन गई। इस आंदोलन को संपूर्ण क्रांति का भी नाम दिया गया। इस आंदोलन में बिहार के छात्र बिहार सरकार से इस्तीफे की मांग की, लेकिन बिहार सरकार ने क्या किया, अपना इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। और मैं बता दूं तभी बिहार में जो थी कांग्रेस की सरकार थी। तो 1975 में अब हम लोग चलते हैं कि 1975 में क्या हुआ। 1975 जो है भारत के इतिहास के लिए काफी यादगार दिन होगा। और 1975 में किस किस प्रकार की घटना घटी उसके बारे में जानेंगे। 1975 ईस्वी में क्या किया कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण के द्वारा एक संसद मार्च किया गया। कहने का मतलब क्या है, तो एक तरफ से बोल सकते हैं कि संसद भवन का घेराव। और इंदिरा गांधी को इस प्रकार का अभाव होने लगा कि यह आंदोलन जो है व्यक्तिगत आंदोलन है। उन्हें इस बात का अभाव था कि अगर यह आंदोलन बढ़ी तो उनके हाथ से उनकी सत्ता जा सकती है। इसी आंदोलन के दरमियान क्या हुआ, एक और घटना घटी। किस प्रकार की घटना घटी, 12 जून 1975 को एक ऐतिहासिक घटना घटी। इस घटना को जो होता है भारत के इतिहास में लिखा गया है। किस प्रकार की घटना घटी, 12 जून 1975 को इलाहाबाद के उच्च न्यायालय ने क्या किया, उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश ने क्या किया कि इंदिरा गांधी का जो निर्वाचन था उसे असंवैधानिक करार कर दिया गया। मतलब इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री बनी थी उसे असंवैधानिक करार कर दिया गया कि आप जो है भारत की सांसद नहीं है। आप सांसद नहीं है तो आप प्रधानमंत्री कैसे बनिएगा, आप प्रधानमंत्री देश की कैसे बनिएगा। उसके बाद क्या हुआ कि इंदिरा गांधी ने अपना पद नहीं छोड़ा, अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया। लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने दिल्ली में एक जो मार्च किया था वो मार्च काफी भयानक और कहने का मतलब बहुत ही विशाल थी। आज तक ऐसी रैली पूरे भारत के इतिहास में दिल्ली में नहीं किया गया था, पूरे भारत में कहीं भी नहीं किया गया था जिस प्रकार की जो होता है दिल्ली में किया गया। तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण की यह मांग थी कि इंदिरा गांधी अपने पद से इस्तीफा दें। अगर इंदिरा गांधी अपने पद से इस्तीफा नहीं देती है तो वो क्या करेंगे, सत्याग्रह करेंगे। सत्याग्रह करने के लिए वो क्या किए, सभी लोगों को जागरूक किए और सभी लोग उनके साथ सम्मिलित भी थे और सभी लोगों का उनका पूरा सहयोग था इस आंदोलन में। लेकिन इस दरमियान एक और घटना घटी। 25 जून 1975 को भारत में काला दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ये इस प्रकार की घटना घटी। 25 जून 1975 को अचानक रात में 8 बजे के लगभग इंदिरा गांधी ने क्या किया, आपातकाल की घोषणा कर दी। जैसे ही इस आपातकाल की घोषणा हुई तो आपातकाल की घोषणा के बाद लोकनायक जयप्रकाश नारायण और जितने भी विपक्षी दल के नेता थे सभी को क्या कर दिया गया, जेल में डाल दिया गया और कुछ नेता को क्या कर दिया गया, नजरबंद कर दिया गया। ये इमरजेंसी जो है हमारे देश में लगभग 18 महीने तक चली। 18 महीने के बाद जब इमरजेंसी देश से समाप्त हो गया, आपातकाल स्थिति समाप्त हो गया तो सभी नेता को रिहा कर दिया गया। सभी नेता को रिहा करने के बाद देश जो आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति और राजनीतिक स्थिति तीनों जो थी एक अलग मोड़ ले चुकी थी, एक अलग मोड़ पे खड़ा थी। कहने का मतलब है भारत जो है एक अलग मोड़ पे जाकर के बिल्कुल खड़ा हो गया था। उसके 18 महीने के बाद 1977 ईस्वी, जैसा कि आप देख रहे हैं 1977 में लोकनायक जयप्रकाश और जितने भी विपक्षी दल के नेता थे सभी ने मिल करके क्या किया था, एक पार्टी का गठन किया गया और उस पार्टी का नाम रखा गया जनता पार्टी। और जनता पार्टी ने क्या किया, जैसे ही इमरजेंसी समाप्त हुई 1975 में इमरजेंसी लगाया गया। उसके 18 महीने के बाद 1977 में जैसे इमरजेंसी समाप्त हुई तो क्या हो गया था, लोकसभा चुनाव की घोषणा कर दी गई। जैसे ही लोकसभा चुनाव की घोषणा कर दी गई, लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में एक पार्टी खड़ा कर दिया गया। सभी विपक्षी दल मिलकर एक पार्टी खड़ा कर दी, जनता पार्टी। और जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा, लोकसभा का चुनाव लड़ा। इस लोकसभा के चुनाव में 542 सीटों में 325 सीट पे उसे विजय प्राप्त हुई, जनता पार्टी को विजय प्राप्त हुई। और लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में मौर्य देसाई भारत के प्रधानमंत्री बने और इंदिरा गांधी रायबरेली से
और संजय गांधी जो थे वो क्या थे, अमेठी से अपने ही सीट से वो इस चुनाव में हार चुके थे। उसके बाद भारत में एक नया मोड़ आया, भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से विकास करने लगी, भारत की जो संवैधानिक प्रक्रिया थी वो सुचारू रूप से काम करने लगी, हर चीज ठीक ढंग से चल रहा था। मतलब कहने का मतलब क्या है, भारत की आर्थिक व्यवस्था जो भी चरमरा गई थी वो पटरी पे धीरे धीरे करके आ रही थी और भारत में सभी लोग क्या थे, काफी खुशहाल थे। और जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में मौर्य देसाई प्रधानमंत्री बने थे। तो कहने का मतलब है कानून व्यवस्था हो या सामाजिक स्तर हो, राजनीतिक स्तर हो, आर्थिक स्तर हो, सब अपने ढंग से काम कर रहे थे और यहाँ तक कि वो जो थे देश के संविधान के अनुरूप ही चलते थे और देश को एक नई विकास की पटरी पे लेकर के चलते थे। जैसा कि आप देख रहे हैं वर्तमान समय में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेक इन इंडिया का नारा दे रहे हैं, उसी प्रकार जो था मेक इन इंडिया बन रहा था। और लेकिन क्या हुआ, 1980 उसके 3 साल के जस्ट बाद 1980 1980 में क्या किया गया, मौर्य देसाई की सरकार को गिरा दिया गया। मौर्य देसाई की सरकार को गिराने के बाद जस्ट 3 साल के बाद इंदिरा गांधी फिर से सत्ता में आई और फिर से क्या बनी, भारत की प्रधानमंत्री बनी। ये था मैंने आप लोगों को बताया बिहार में छात्र आंदोलन के बारे में। बिहार में छात्र आंदोलन के बाद अब हम लोग चलेंगे आरटीआई के बारे में पढ़ेंगे। बिहार में छात्र आंदोलन में अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत हो, समझने में किसी प्रकार की कठिनाई हो, तो टेलीग्राम पे आपको नोट्स अवेलेबल करवाया दिया जाएगा और आप कमेंट बॉक्स में किसी प्रकार का क्वेश्चन हो तो आप पूछ भी सकते हैं। अब बिहार आंदोलन का हम लोग चलते हैं आरटीआई में। आरटीआई जिसको हम लोग बोलते हैं राइट इंफॉर्मेशन एक्ट। राइट इंफॉर्मेशन एक्ट, इसको हम लोग सूचना का अधिकार भी बोलते हैं, हिंदी में इसको हम लोग सूचना का अधिकार बोलते हैं। तो सूचना का अधिकार है क्या, पहले हम लोग इसको डिफाइन करेंगे कि पहले सूचना का अधिकार होता क्या है, पहले ये जानेंगे। तो सूचना का अधिकार ये होता है, देखिए कहने का मतलब क्या है, सूचना का अधिकार हमारे देश में लाया गया। तो सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे। सूचना का अधिकार के द्वारा, सूचना के अधिकार के द्वारा राष्ट्र अपनी शासन प्रणाली को और कार्य प्रणाली को सार्वजनिक करके, मतलब राष्ट्र, मतलब कहने का मतलब क्या, भारत के जितने भी नेता हैं या भारत के जितने भी संस्था हैं वो अपने कार्य प्रणाली जो भी कार्य करते हैं या शासन प्रणाली को क्या कर सकते हैं, सार्वजनिक कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या है, यहाँ तक कि भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के किसी भी ऑफिसर से आप क्या कर सकते हैं, उसके हर एक चीज का डाटा ले सकते हैं। वो कब कितने खर्च, साल का कितने बजट है, साल का कितने खर्च किए, वो किस कहने का विकास के काम में कितने खर्च किए, शिक्षा के काम में कितने खर्च किए, उसके पास जो बहुत सारे फंड जो आते हैं उस फंड में कितने पैसे हैं, मतलब बहुत सारा चीज को आरटीआई के तहत रखा गया और बहुत सारा चीज को आरटीआई के तहत नहीं रखा गया। तो इसको जनरली बोल सकते हैं कि राष्ट्र अपने कार्य प्रणाली को और शासन प्रणाली को सार्वजनिक कर देती है। ये थी आरटीआई। अब आरटीआई के इतिहास के बारे में जानेंगे हम थोड़ा, कि आरटीआई भारत में आई कैसे और आरटीआई को भारत में लाया कैसे गया। तो बात है 1990 की। 1990 में क्या हुआ कि राजस्थान के गांव में एक अति पिछड़ा गांव था। राजस्थान में एक बहुत सारा पिछड़ा गांव था। वहां पे नाम था कि भीम तहसील नाम एक आदमी ने इसकी शुरुआत की, आवाज उठाई। उसके साथ किसी प्रकार की घटना घटी, आवाज उठाई 1990 में। उसके बाद फिर 1994 में इस पे भी आवाज उठाई गई। फिर 1994 के बाद 1996 इस प्रकार से इस पे जो था ना विचार विमर्श करते रहा और सरकार जो है विचार करते रही कि इसको क्या करेंगे, कानून बनाएंगे, संविधान के अंतर्गत लाएंगे, एक नया प्रावधान बनाएंगे, ये सब करते रही सरकार, लेकिन इस पे किसी प्रकार का कोई अमल नहीं किया गया। लास्ट में क्या हुआ, 2002 ईस्वी में सरकार ने इसे क्या किया कि कहने का मतलब स्वतंत्रता का अधिकार घोषित कर दिया गया, लेकिन यह संसद भवन में पास नहीं हो सका। क्यों नहीं पास हो सका? क्योंकि इसमें बहुत सारी त्रुटि थी और बहुत सारी त्रुटि के कारण ये जो था हमारे संसद भवन में पास नहीं हो सका। पास होने के बाद ये उसी प्रकार रह गया। लेकिन इसके 2 साल के बाद 2004 ईस्वी में एक विधेयक बन करके पास हुआ। कहने का मतलब है एक हमारे संसद भवन में एक विधेयक बना और ये विधेयक बन करके क्या हुआ, पास हुआ। और उसके बाद जो है 2005 जून 2005 में ये जो सूचना का अधिकार पूर्ण रूपेण एक विधेयक बन के राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के द्वारा कानून बन के पूरा देश में पारित कर दिया गया। कहने का मतलब ये 1990 से स्टार्ट हुई और 1990 से आते सरकार इस पे जोर डालते, मतलब जन समर्थन था इस सूचना का अधिकार को करते करते, मतलब आते ये 2005 में जब
कहने का मतलब क्या है, ये संसद भवन में पेश किया गया, उसके बाद दोनों सदन में ये पास हो गया, राष्ट्रपति का इस पे सिग्नेचर हुआ, उसके बाद ये एक प्रकार का कानून बन गई। और इस कानून के अंतर्गत जो होता है, कहने का मतलब अपने देश के कोई भी कार्य प्रणाली हो या शासन प्रणाली हो, हम किसी भी प्रकार की सभी जानकारी ले सकते हैं। तो ये मैंने आप लोगों को बताया आज बिहार के छात्र आंदोलन के बारे में और कुछ आरटीआई के बारे में मैंने चर्चा किया। और फिर बहुत जल्द नए टॉपिक के साथ इसी चैप्टर पे बहुत जल्द आप लोगों से मिलेंगे। और आप लोगों से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और खास करके बिहार बोर्ड के स्टूडेंट से मेरी अपील है कि कृपया करके अपना फोकस जो है अपनी स्टडी पे बनाए रखें, क्योंकि आपके एग्जाम जो है निर्धारित समय पे ही होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।